जो देखने को मिला है, जिस पोस्ट के बाद सियासी घमासान मच गया। सीएम नीतीश कुमार को लेकर यह विवादित पोस्ट किया गया। आरजेडी की तरफ से आरजेडी के इसी पोस्ट पर जेडीयू की तरफ से पलटवार भी किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वार पलटवार का दौर एक बार फिर से तेज होता हुआ, जिसने बिहार की सियासत को इस वक्त गरमा दिया है। आरजेडी के पोस्ट पर जेडीयू ने तंज भी कसा और जवाब भी दिया। तो सीएम नीतीश कुमार को लेकर ये पोस्ट आरजेडी की तरफ से किया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल देखिए जिस तरीके से विवाद को और ज्यादा गहराने के लिए इस वक्त किया जाता हुआ, ये अपने आप में भी एक सवाल पैदा करता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है और इसी पोस्ट को लेकर जेडीयू ने जवाब भी दिया, पलटवार किया और इस पर अपनी कड़ी आपत्ति भी जाहिर की। ये वो पोस्ट है, जिंदा लाश कुछ समय और अगर गद्दी पर बैठा रहा, खुद को गलाकर बिहार में जान फूंक दिया, नर्क से निकलकर सपनों का बिहार रच दिया, काश ऐसा लाश तुम्हारा। और जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल वार और पलटवार में दोनों तरफ से किया जा रहा है। दो पोस्ट इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जहां पहले आरजेडी की तरफ से पोस्ट किया जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, विवादित ये पोस्ट सामने आता और उसके बाद पलटवार जेडीयू की तरफ से भी हुआ। तो देखिए ये वो दोनों पोस्ट हैं जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। आरजेडी का पहला पोस्ट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया, जिसमें जिंदा लाश कुछ समय और गद्दी पर बैठा रहा। तो देखिए बिहार जिंदा मुर्दा हो जाएगा और उसके बाद जेडीयू ने भी इसमें पलटवार करने में देर नहीं की। और दूसरा पोस्ट जो है पलटवार के तौर पर जेडीयू की तरफ से किया जाता है, खुद को गलाकर बिहार में जान फूंक दिया, नर्क से निकाल सपनों का बिहार रच दिया। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब एक तरीके से वार पलटवार का अखाड़ा जैसे बन गया हो। शब्दों में कोई मुद्दा बचा है, न ही शालीन भाषा। वो इस तरह के शब्दों का अगर इतना ही ताकत है तो आप सदन में बहस करिए, तथ्यों को रखिए, तर्क के साथ बहस करिए। इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर बिहार की गरिमा खराब मत करिए। बिहार में एक तरफ जहां लगातार महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, बिजली पानी घर घर पहुंच रहा है, सड़कों का जाल बिछ लिया। ये जब 15 साल शासन में थे तो बिहार का विकास को सभी गाली बकते थे और आज भी ये बिहार के विकास को गाली बकते हैं। ये तो सरासर गलत है और एक ऐसे नेता के बारे में जिन्होंने बिहार को शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम किया और आज भी उस काम में लगे हुए हैं। और हम लोग तो देख रहे हैं उदाहरण, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि नेता सदन और माननीय मुख्यमंत्री जी सदन की कार्यवाही में लगातार सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। और जो प्रतिपक्ष के नेता है जिन्होंने ये सब ट्वीट करते हैं, वो तो साफ गायब हैं सदन से। और जिस दिन उपस्थित हुए थे तो पूरा बिहार देखा है, बल्कि पूरा देश भी देखे होंगे कि वो जो है पन्ना में पढ़ लिखा हुआ पढ़ भी नहीं पा रहे। शब्दों के चयन में थोड़ी सावधानी का सुझाव देते हुए मैं एक बात तो जरूर कहूंगा कि नीट छात्रा हत्याकांड में सरकार की जो भूमिका सामने आई, उससे स्पष्ट हो गया कि पैसों के बूते नीतीश कुमार जी की ब्रांडिंग की गई थी। वरना ये सरकार व्यभिचार के साथ है, व्यभिचारियों के साथ है, बलात्कारियों के साथ है, बलात्कार में संलिप्त है, हत्याओं में संलिप्त है। इससे वाहियात घटिया सरकार बिहार ने इससे पहले नहीं देखी। सजा याफ्ता किडनी ट्रांसप्लांट जिसकी राजनीति सहानुभूति के सहारे है, पार्टी को शब्द के इस्तेमाल सीखने की राजद को जरूरत है। सिखाने वाला अगर हरियाणा का नहीं सिखा पा रहा है तो बिहारी मॉडल तैयार है। अरे बिहार जिंदा है, बिहार विकास के रास्ते पर है, बिहार सुशासन के रास्ते पर है। और यही कारण है कि विपक्ष की राजनीतिक पार्टी मात्र 25 सीट ला करके राजनीति का जिंदा लाश बन गया। विपक्षी सांसदों द्वारा मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए दिए गए नोटिस में कमियां पाई गई। सूत्रों के मुताबिक कमियां मिलने की वजह से ये खारिज हो सकता है नोटिस। स्पीकर ने सचिवालय को नोटिस में सुधार कराने के निर्देश दिए हैं। सुधार होने के बाद ही नोटिस को स्वीकार किया जाएगा।
लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में वीडियो बनाने के मामले पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। बताया जा रहा है कि कुछ सांसदों ने स्पीकर चैम्बर के अंदर वीडियो शूट किया, जिसके बाद में मीडिया में इसे चलाया तक गया और इस बात की जांच हो रही है कि वीडियो किसने बनाया और किसने उसे बाहर भेजा। वहीं मामले में किरण रिजिजू का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि 20-25 कांग्रेस एमपी स्पीकर के चैम्बर में घुसे, उन्हें गालियां दी। आपने हमको बोलने का मौका दिया, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। ये एक कल्चर्ड बिहेवियर है, ये एक सिस्टम है। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि किसी का परमिशन नहीं चाहिए बोलने के लिए, मर्जी से बोलेगा। तो और इतना स्पीकर को गाली गलौज करने के बाद फिर स्पीकर को ही आरोप लगाते हैं, स्पीकर के ऊपर में कहते हैं कि ये पक्षपात करते हैं। ये विडंबना तो मैं पहली बार देखा है जिंदगी में। कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी साया मंडरा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को बड़ा इनपुट मिला कि 11 से 14 फरवरी के बीच आतंकी हमले हो सकते हैं। पुलवामा हमले की बरसी से ठीक पहले आई इस चेतावनी ने पूरे सिस्टम को जैसे सतर्क कर दिया। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों की साजिश को लेकर ठोस जानकारी मिली है, जिसके बाद घाटी में सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है और आने जाने वाले हर वाहन की सघनता से तलाशी ली जा रही है। पुलवामा बरसी से पहले मिली इस चेतावनी को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है और सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। किसी भी संदिग्ध हरकत पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा कि अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा। आदेश में यह साफ लिखा है कि अगर राष्ट्रगीत, वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन साथ में गाए या बजाए जाएं तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। वहीं वंदे मातरम के नए दिशा निर्देशों को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आजादी के दौरान ही वंदे मातरम अनिवार्य हो जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने जिन्ना के सामने घुटने टेककर अनिवार्यता को ही खत्म कर दिया। मातरम तो उस दिन ही अनिवार्य हो जाना चाहिए था जिस दिन वंदे मातरम की जयकारे लगाकर भारत का प्रत्येक नागरिक हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए समर में कूद गया था और अंग्रेजों से कहा था कि तेरी गोलियों को मैं जितनी दम हो तो तू चलाकर देख ले, हमने सीने में जो दम है हम वंदे मातरम बोलकर दिखाएंगे और भारत माता की आज़ादी के लिए संघर्ष करेंगे। पर दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस ने आज़ादी के समय वंदे मातरम गाया तो, पर वंदे मातरम की अनिवार्यता उस दिन इनने खत्म कर दी जिस दिन कांग्रेस ने जिन्ना के सामने घुटने टेके। और वहीं वंदे मातरम के नए दिशा निर्देशों को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आजादी के दौरान ही ये अनिवार्य हो जाना चाहिए था, जिसे आप सुन भी रहे थे। और इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर कोर्ट को धमकी के मामले में इस वक्त बड़ी जानकारी। बम की अफवाह के बाद काम बाधित हो गया है और ये बड़ी खबर सिविल कोर्ट में काम इस वक्त बाधित। सिविल कोर्ट में जो काम काज करने के लिए जो वकील और तमाम लोगों की मौजूदगी थी वो एक बार फिर से यहाँ पर बाहर हैं और कामकाज प्रभावित होता हुआ। सोमवार को भी ऐसी ही एक धमकी मिली थी और इससे पहले भी कई बार इस तरह की धमकी मिल चुकी है। बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया क्योंकि धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई। सूचना मिलते ही प्रशासन ने एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करवा दिया। कोर्ट की कार्यवाही रोक दी गई। सुरक्षा कारणों की वजह से किसी भी शख्स के प्रवेश पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल दिखा। आपको बता दें कि सोमवार को भी भागलपुर, औरंगाबाद, पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। तो पटना सिविल कोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद पटना सिटी व्यवहार न्यायालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। धमकी के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद कर दिया गया है। कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बम से उड़ाने की धमकी के बाद ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं और पटना सिटी व्यवहार न्यायालय परिसर को खाली भी करवाया गया। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पुलिस टीम ने कोर्ट परिसर पहुंचकर कोर्ट परिसर की तलाशी ली। जज साहब को मैसेज आया है ईमेल के थ्रू कि न्यायालय परिसर को कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा। इस तरह से लगातार ये तीसरी चौथी घटना है। अभी तक तो जहां तक जांच का विषय है, अभी तक कोई जांच कुछ हुआ नहीं है।
हम लोग भी न्यायालय परिसर में आकर के सुबह से कैंपस को खाली करा के घूम रहे हैं कि डॉग स्क्वाड आएगा, डॉग स्क्वाड की टीम आकर के जांच पड़ताल करेगी। कोई डॉग स्क्वाड की टीम नहीं आया। अब रही बात की ये लगातार चौथी पांचवी बार ये घटना हो रही है, आखिर हमारे साइबर क्राइम के लोग जो हैं, वरीय पदाधिकारी हैं, एसपी साहब हैं, डीजीपी साहब हैं, ये लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? कहां से ये मैसेज आ रहा है? बड़ी खबर किशनगंज से, जहां व्यवहार न्यायालय को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। हर आने जाने वाले लोगों की सघनता से तलाशी ली जा रही है। साथ ही परिसर को खाली कराकर हर एक चप्पे चप्पे पर इस वक्त निगरानी की जाती हुई जांच एजेंसियों की तरफ से। बिहार में पुलिस इन दिनों अपराधियों को उनकी ही भाषा में जवाब दे रही है। अपराधियों को गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है और चुनौती देने वाले अपराधियों का तो एनकाउंटर तक किया जा रहा है। पटना पुलिस ने एक बार फिर से कुख्यात अपराधी को हाफ एनकाउंटर किया। पैर में गोली लगने के बाद अपराधी राजीव राय उर्फ सूर्या राय को एनएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। घटना आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट गंगा नदी घाट की है, जहां अपराधी के होने की खबर के बाद पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी, लेकिन पुलिस से घिरता हुआ देख अपराधी ने यहां फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। राजीव राय और सूर्या राय के पैर में ये गोली लगी और बाद में इस अपराधी को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती करवाया गया। घायल अपराधी वैशाली के सुकुमारपुर दियारा का रहने वाला है और पटना के टॉप 10 वांटेड अपराधियों में इसका नाम शुमार है। इसके खिलाफ हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट के 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। ये कुख्यात अपराधी जिनका नाम राजीव कुमार और सूर्या डॉन है, ये इनकी संलिप्तता 15 से 20 मामलों में रही, जिसमें कई प्रकार के कांड, जिसमें डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट के कांड, हत्या के मामले में भी संलिप्तता हो सकती है। इस संबंध में अपने हम रिकॉर्ड देख रहे हैं। आज उसके द्वारा पुलिस पे हमला किया गया। इस क्रम में पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई और एक गोली उनके पैर में लगी है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। घटनास्थल से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है, साथ ही साथ एक गोली भी है। हमने घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया। एफएसएल की टीम आ रही है, घटनास्थल का निरीक्षण कराया जाएगा। खबर भागलपुर से, जहां अवैध तरीके से सड़क के किनारे बनाए गए दुकान और मकान को बुलडोजर से हटाया जा रहा है। शाकुन बाजार में जाम की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण मुक्त इसे करवाया और इस दौरान अवैध तरीके से सड़क के किनारे 12 से ज्यादा दुकान और मकान पर पीला पंजा चला और उसे ध्वस्त किया गया। हालांकि प्रशासन की तरफ से सभी दुकानदार और मकान मालिक को नोटिस भेजकर अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश पहले ही दिए गए थे, लेकिन बहुत अच्छी प्रगति उसमें देखने को नहीं मिली। तो हमें ये स्टेप लेना पड़ा है कि जो इंक्रोचमेंट किया हुआ है लोगों ने, तो उसको हटाने के लिए आज हमने प्रयास किया है। ये अभियान कल नहीं रहेगा, परसों के लिए हमने दोबारा चिट्ठी लिखा है और परसों फिर से फोर्सेज आएंगी और परसों फिर से हम ये अभियान। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का 7वां दिन है। आज एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले दोनों सदनों के बाहर विपक्ष के नेताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। विधानसभा के बाहर आरजेडी और बाकी दलों के विधायकों ने विधि व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा, तो विधान परिषद के बाहर नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान आरजेडी एमएलसी के हाथों में सरकार के खिलाफ कई नारे लिखी हुई तख्तियां भी मौजूद थी। विधान परिषद में आज मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के डुप्लीकेसी का मुद्दा उठा। आरजेडी एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि राज्य में 105 योजनाएं डुप्लीकेट हैं, जिसके नाम पर पहले किए काम हो चुके हैं, लेकिन उस पर भी दोबारा काम के नाम पर 205 करोड़ का घोटाला कर लिया गया, जिस पर नगर विकास मंत्री विजय सिन्हा ने जवाब दिया और कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत कुल 3,259 योजनाओं को स्वीकृति दी गई थी और इसकी जांच में 101 योजना को डुप्लीकेट पाया भी गया, जिसके बाद उन सभी को रद्द किया गया है। फिर दोबारा उस पे काम शुरू हुआ या नहीं हुआ, और डुप्लीकेट योजना की जिस पदाधिकारी ने बिना छानबीन किए पुनः उसकी स्वीकृति दी,
उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी। डुप्लीकेट योजना पाए जाने के उपरांत उन योजनाओं को रद्द कर दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024-25 एवं 25-26 में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना अंतर्गत 3259 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसमें 101 डुप्लीकेट योजनाओं की पहचान कर उन योजनाओं को रद्द कर दिया गया। महोदय, ये मामला संज्ञान में आया है। ये योजना पर हम लोगों ने समीक्षा बैठक भी की है। अब स्थानीय निकाय द्वारा मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजनाएं ले लिए जाने के कारण दोहरा योजना दिखता है। कुछ तो नगर के स्थानीय समिति के द्वारा है, कुछ माननीय विधायक विधान पार्षद के द्वारा इसको हम लोग दिखवा रहे हैं और एक ही योजना पर दोबारा काम की कहीं अनुशंसा की व्यवस्था न बने, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। जेडीयू विधायक श्याम रजक ने एक बार फिर नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तकरार पर कहा कि देवर भौजाई का मामला है, इसी वजह से ये सब हुआ। फागुन आने वाला है और इस तरह की बातें तो होती रहती हैं, इस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। कोई भद्दी बात नहीं हो रही है। फागुन का महीना है, देवर भौजाई का मामला है। भौजाई अगर छींटाकाशी करेगी तो देवर भी तो छींटाकाशी करेगा, देवर चुप क्यों रहेगा? तो ये आपस का मामला है, इसमें कबाब में हड्डी बनने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार विधान परिषद में पिछले दिन जारी सियासी तूफान आज थम गया। आज विधान परिषद में बिना किसी शोर शराबे के शांतिपूर्ण माहौल में सवाल जवाब हुआ, जिस पर सदन के सदस्य भी काफी सुकून में नजर आए। और इसी दौरान जब आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह कुछ बोलना चाहे तो सभापति ने मजाकिया अंदाज में उन्हें कोई नया बखेड़ा न करने की हिदायत दे दी, जिसके बाद कुछ देर तक हंसी मजाक का दौर यूं ही चलता रहा। बॉलीवुड कुछ पेट्रोल मत डालिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मंत्री जी का प्रयास सही में बहुत ही सराहनीय है और जिस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, आने वाले भविष्य में हम सोच रहे हैं कि जरूर एक फलाफल सही जगह पर पहुंचेंगे। मेरा प्रयास रहेगा, आप सबका समय आशीर्वाद मिलेगा तो मौसम बदलेगा। इनको भी मौसम बदलने की सूचना दीजिएगा। नहीं है। हाँ, हमको कहना है कि लगता है कि सुनील भाई आज भगवान बुद्ध का दर्शन करके आए हैं। बड़ी शांति है हुजूर। बॉलीवुड के मशहूर पार्श्व गायक उदित नारायण एक बार फिर से अपने निजी जीवन को लेकर विवादों में घिर गए। उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने सुपौल महिला थाने में उदित नारायण पर गंभीर आपराधिक आरोपों के साथ शिकायत दर्ज कराई है। रंजना झा का आरोप है कि उनके साथ न सिर्फ वैवाहिक धोखा हुआ, बल्कि इलाज के नाम पर एक सुनियोजित साजिश के तहत बिना उनकी सहमति के उनके गर्भाशय को निकलवा दिया गया। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बताते हुए मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का मामला बताया। रंजना झा ने शिकायत में 1996 की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के एक बड़े अस्पताल ले जाया गया, जहां कथित तौर पर बिना उनकी जानकारी और सहमति के उनका गर्भाशय निकाल दिया गया। बाद में अन्य इलाज के दौरान उन्हें इस बात की जानकारी होती है। उनका कहना है कि ये पूरी तरह से एक साजिश थी जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अब पुलिस इस मामले में क्या करती है, ये देखना होगा। देखिए, मजबूरी में हमको महिला थाना आना पड़ा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बार बार उदित जी मुझसे कमिटमेंट तो करते हैं लेकिन फुलफिल नहीं कर रहे हैं अभी तक कुछ। तो आज तक तो वही छल करते हैं, आते हैं गाँव, फिर वही वादा, फिर वही करते हैं। आजकल हम बीमार रहने लगे हैं, इसीलिए हमको पता नहीं ज़रूरत है उनका, लेकिन वो न कुछ बोल रहे हैं न कुछ कर रहे हैं। आए थे गाँव, कमिटमेंट करके फिर चले गए। तो क्या डिमांड क्या है आपकी, क्या चाहती है? कुछ नहीं, पति का जो एक ठो सम्मान चाहिए। विधिवत शादी हुआ है, वो एक्सेप्ट करते हैं, फिर कमिटमेंट करके जो चले जाते हैं। एक पत्नी को क्या चाहिए? एक सम्मान चाहिए। रंजना नारायण झा का मामला पुराना है। यह मामला पूर्व में महिला आयोग के समक्ष चला था, जिसमें देश के मशहूर पार्श्व गायक जो उनके लीगल पति हैं, उनके द्वारा इनके साथ समझौता किया गया। बार बार इनको बहलाया फुसलाया गया कि पत्नी का सम्मान देंगे, विभिन्न तरह का प्रलोभन दिया गया। बट यहाँ से जाते ही वो पुनः अपने वादे से मुकर जाते हैं
अब जब रंजना नारायण जी बीमार रहने लगी तो इलाज के क्रम में उन्हें पता चला कि उनके साथ उदित जी ने बहुत बुरा किया है। इलाज के क्रम में डॉक्टरों ने इन्हें बताया कि पूर्व में इनका यूटेरस निकाला जा चुका है। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटी